गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल की आपका ये 7वां लेक्चर है। पिछले वाले लेक्चर में आप लोग को बताया गया था कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल में ही मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जा रहा था। आज उसी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाया जाएगा। आगे बताया जाएगा आपको कि आज आपको क्या क्या इसमें आगे प्रॉपर्टी बताएगी। पहले तो प्रॉपर्टियाँ जो हम लोगों ने डिस्कस की थी वो आपकी थी केमिकल प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, कोरिजन हम लोग डिस्कस किया था केमिकल के अंदर, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमने इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन डिस्कस किया हुआ था। साथ ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी हमने शुरू कर दिया था। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग इन्हें एक टॉपिक का भी कवर किया था, परमेबिलिटी को हमने कवर कर रखा था। अब उसी के आगे हेस्टीसियस लूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हेस्टीसियस लूप क्या चीज़ है, किसी मटेरियल में ये इससे क्या डिफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देख लीजिए, आपको बता दे रहे हैं फिर से यहाँ पे कि हम लोगों ने जो डिस्कस कर रखा था वो आपका था केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये 3 प्रॉपर्टियाँ अभी हम लोग मटेरियल्स की पढ़ रहे थे, जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टी जो आपकी थी केमिकल वाली और इलेक्ट्रिकल वाली प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी में 2 चीज़ें होती हैं इसमें, कोरिजन और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये 2 चीज़ें थी जो हम लोग को उसमें बता दी गई थी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शुरू हो गया था। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था आपका क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी आपकी इसके साथ ही आपको मटेरियल के अंदर 2-3 मटेरियल और पढ़ने हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना और थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल के पर्पज़ से और इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स के पर्पज़ से आपके लिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी सी है वो है आपकी थर्मल प्रॉपर्टी। तो इसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोग जिस चीज़ को हम लोग को डिस्कस करना है वो हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल की प्रॉपर्टी में आप लोग को ये बता दिया गया था, इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ये क्या चीज़ होती है, ये दोनों चीज़ें बता दी गई थी। फंक्शन भी बता दिया गया था कि इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कैसे होता है, ये भी बता दिया गया था। परमेबिलिटी के बारे में बताया गया था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की उसके अंदर परमेबिलिटी आपको बता दिया गया था। अब मैं आपको आगे बताऊँगी, इसके आगे मैं आपको बताऊँगी हेरिटिशियस लूप क्या चीज़ होती है। किसी मटेरियल में हेरिटिशियस लूप क्या चीज़ होती है, किसी मटेरियल का हेरिटिशियस लूप को हम कैसे पता करते हैं और फिर हम कैसे जानते हैं कि ये जो मटेरियल है हमारे पास वो मैग्नेट की तरह वर्क करे या ये मैग्नेटाइजेशन की सारी प्रॉपर्टियाँ अपने पास रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रही हूँ वो क्या है, वो ये है कि हेस्टीसियस जो लूप है, हेस्टीसियस जो वर्ड है आपका, ये जो वर्ड है आपका ये कहाँ से आया और इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है आपका हेरिटिशियस, ये ग्रीक वर्ड है। हेरिस्ट का मतलब होता है आपका किसी के पीछे चलना, ठीक है, किसी का पीछा करना। तो यहाँ पे ये वर्ड जो हैरिस का मतलब होता है किसी के पीछे चलने की, ग्रीक वर्ड है हैरिस, उसी से हैरिस उसको और मॉडिफाई करके हेरिटिशियस लूप में नाम से रखा गया। लूप आपका जो चीज़ है, लूप जो कहा जा रहा है वो लूप तो आप तो समझते ही होंगे कि यहाँ ये जो एरिया आपका यहाँ से लेके पूरा ये जो दिखाया जा रहा है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये पूरा ही लूप कहलाता है। खैर, पहले हेरिटिशियस को बता देते हैं कहाँ से आए। ये वर्ड जो है ये आया आपका ग्रीक वर्ड से, ग्रीक से आया, ग्रीक वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है लैग बिहाइंड, मतलब किसी के पीछे चलना या किसी का पीछा करना, इस वर्ड का मतलब होता है। अब इसमें होता क्या है, ये किस चीज़ कौन किसका पीछा कर रहा है, कौन सा फोर्स है, कौन सा चीज़ है, कौन सा प्रेशर है, कौन सी फील्ड है जो एक दूसरे का पीछा कर रही है, उसके बारे में हम बताएंगे कि कौन सा फील्ड है, कौन सी चीज़ें हैं जो इसका पीछा कर रही हैं, उसके बारे में हम बताएंगे।
पढ़े थे हेस्टीसिस के बारे में आपको बताया जा रहा है कि हेस्टीसिस क्या चीज़ होती है। तो हेस्टीसिस आपका क्या है, हेस्टीसिस ग्रीक की एक भाषा है जिसमें हेरिस का मतलब होता है पीछे चलना, मतलब किसी के पीछे चलना। तो यहाँ पे हम मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, तो वहीं से ये वर्ड डेवलप होकर आया हेरिटिसियस, ठीक है। इसको मॉडिफाई करके है, इसको हेरिटिसियस बनाया गया और फिर उसको हेरिटिसियस लूप बताया गया कि क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन किसके पीछे चलेगा। हेस्टीसिस लूप में हम किसी भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो, उसमें हम ये चीज़ देखते हैं, ये एक फिनोमेना होता है जिसको हम चेक करते हैं किसी भी मटेरियल का कि इसमें क्या इसमें हेस्टीसिस की जो कंडीशंस है वो फॉलो हो रही है कि नहीं। तो हेस्टीसिस की पहली बात कंडीशन है क्या, और दूसरी बात ये है कि हेस्टीसिस जो आपका है वो किसके किसके बीच होता है। तो ये आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, B और H के बीच होता है। B और H के बीच ये दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। तो अब इसका मतलब कौन किसके पीछे चल रहा है, ये जैसे हेस्टीसिस का मतलब है कि पीछे चलना, तो कौन किसके पीछे चल रहा है ये आपको आगे पता चलेगा कौन किसके पीछे चल रहा है। तो इसका मतलब इतना हुआ कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, हम एक BH कर्व की स्टडी कर रहे हैं जिसको बोलते हैं हेस्टीसियस लूप, हेस्टीसियस लूप भी बोलते हैं और BH कर्व भी बोलते हैं। हेस्टीसिस में किसकी स्टडी हम कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है हम उसकी, तो ये BH कर्व भी इसको बोला जाता है, BH कर्व, ठीक। BH कर्व के बारे में हम पढ़ेंगे, इसी को हम बोलते हैं हेस्टीसियस लूप। और हेस्टीसिस का मतलब क्या होता है, किसी फिनोमेना का, कोई फिनोमेना किसी दूसरे फिनोमेना का पीछा करते हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, हमारी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B किसके बिहाइंड हो, किसको लैग करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम पढ़ेंगे। अब इस फिनोमेना में ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है यही ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ऑफ BH कर्व, और ये पूरा ग्राफ बना कैसे और क्या क्रिया हो इसके बनने में, उसी चीज़ को हम पढ़ेंगे। और हर मटेरियल के अंदर ये चीज़ क्यों चेक किया जाता है इस बात को हम जानेंगे। तो फिर हम आगे के स्लाइड आपको चलते हैं लेके कि इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे। तो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में एक चीज़ पढ़ी हुई है कि प्रीवियस ईयर में आप लोग ये चीज़ पढ़ी होगी कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होता है B, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। ये बात आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के, ये चीज़ पढ़ा होगा। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो आपकी है वो आपकी क्या है, इसका यूनिट जो होता है टेस्ला होता है, आपको पढ़ता होगा, और इसका होता है एम्पियर पर मीटर, ठीक है, एम्पियर पर मीटर। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की यूनिट। एक चीज़ और अब बता देते हैं आपको, आपने प्रीवियस में ये भी पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B इक्वल्स टू आपकी हो जाती है क्या, phi/a। ये आपने पढ़ा होगा, और नहीं आपको याद रहा तो आप AC अल्टरनेटिंग करंट जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे जनरेट होती है, वहाँ पे भी ये पढ़ाया जाता है, ये टर्म आता है वहाँ पे भी। तो हमको एक चीज़ और ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B इक्वल्स टू phi/a होता है, ठीक है। ये चीज़ हमको यहाँ एक चीज़ पता है, एक रिलेशन ये और दूसरा रिलेशन कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी I जो आपकी होती है, H जो आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, वो इक्वल्स टू क्या होता है, H इक्वल्स टू आपका हो जाता है N I/L, ये हो जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक ये रिलेशन होता है, ठीक है। ये दो रिलेशन आपके हो गए, ठीक है। इसके साथ ही आपने एक चीज़ और पढ़ रखी हुई है, प्रीवियस वाले मेरे वीडियो में आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको परमेबिलिटी के से रिलेटेड एक फार्मूला भी बताया गया था कि B इक्वल्स टू म्यू
ये परमिटिव कांस्टेंट है H, एक ये फॉर्मूला बताया गया था। तो ये 3 रिलेशन का यूज़ करते हुए हमारा BH कर्व बनेगा। कैसे बनेगा वो भी आपको बताया जाएगा, पहले इन तीनों रिलेशन को देखिए। तो इन तीनों का यूज़ करते हुए हमारा BH कर्व बनेगा। तो B इक्वल्स टू म्यू H, एक ये हो गया, एक हमारा हो गया H इक्वल टू NI/L, एक ये हो गया आपका, और एक आपका हो गया B इक्वल्स टू 5/A। ठीक है, अब ये जो चीज़ और आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, H इक्वल टू N/L, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे N, ठीक है, ये N और ये L, ये टोटली कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये टोटली कांस्टेंट होते हैं। N हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, L हो गया जो किसी भी कोई भी आप कंडक्टर लेंगे उसकी जो लेंथ होगी वो L हो गया। तो लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स को हम कांस्टेंट मानते हैं। तो हमारी यहाँ से जो फिनोमेना हमारे पास सामने आया वो आया कि H जो होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपकी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, करंट की। ये फिनोमेना सामने आया, कौन सा करंट, अप्लाइड करंट, मतलब कि जो करंट आप लगाएंगे उस पर उसकी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, सोर्स ऑफ करंट, मतलब बोल दीजिए ये अप्लाइड करंट, वही सोर्स ऑफ करंट होगा जो अप्लाइड करंट ही होगा। सोर्स ऑफ करंट हो गया, सोर्स ऑफ करंट ले लीजिए, या इसको आप अप्लाइड करंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अप्लाइड करंट जो हम अप्लाई करेंगे उस पर अप्लाइड करंट भी इसको आप बोल सकते हैं। अप्लाइड करंट हो गया। ठीक, तो ये एक फिनोमेना जो आपके और सामने आया, जो यहाँ से आया, इस वाले सेकेंड नंबर वाले इक्वेशन से जो सामने आया है वो आया है आपका कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये आया सामने। अब H जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड करंट की, ठीक है, तो एक फिनोमेना और आपको देखने को मिलेगा जो पहले ही बताया गया कि तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो होगी वो भी अप्लाइड करंट के प्रोपोर्शनल होगी। यही मतलब तो हुआ। तो मतलब कि अब जो हमारे पास फिनोमेना आया वो हमारे पास ये फिनोमेना आया कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होगी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अप्लाइड करंट की। ये 3 फिनोमेना जो हमारे सामने आया, जो पहला हमारे सामने सबसे पहले जो हमने ये जानते हैं, सबसे पहले जो हम ये वाला फिनोमेना आते हैं B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। ठीक है, इस फिनोमेना के अनुसार फिर दूसरा हम जो ये जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो होती है वो 5/A होती है, 5/A होती है। तीसरा चीज़ जो हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो NI/L होती है, जिसमें N/L जो हमारा है वो कांस्टेंट लिया जाता है। इसको कांस्टेंट जब हम लेते हैं तो हमारा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकलता है किसके, करंट की। और इसी फिनोमेना का यूज़ करते हुए मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की प्रोपोर्शनल है वो भी क्या होती है, करंट के प्रोपोर्शनल हो जाती है। इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हायस्टीसियस लूप को की ग्राफिंग की गई, उसको देखा गया कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक, अब इसी फिनोमेना को इस्तेमाल करते हुए इसकी वर्किंग प्रिंसिपल हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं ये बताती हूँ इसकी वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होती है। जी देखिए यहाँ पे लिखा है BH कर्व वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक, इसी चीज़ को समझाना है कि वर्किंग प्रिंसिपल इसका कैसे होता है। तो हम इसी फिनोमेना को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ। यहाँ पे हमने एक सोनोडायल सर्किट बना रहे हैं हम यहाँ पे, मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, ये आपने देखा होगा, इस तरह का सर्किट आप लोगों ने देख रखा होगा फर्स्ट टाइम में। इस तरह का सर्किट आप लोग फर्स्ट टाइम में देखे होंगे। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना होता है इस सर्किट में, इस तरह के सर्किट में ऐसे किया जाता है। यहाँ पे आप सोर्स लगाएंगे, अप्लाइड सोर्स जो मैंने बताया आपको, अप्लाइड सोर्स। ठीक है, अल्टरनेटिंग सोर्स हमने यहाँ पे लगा दिया, कोई भी AC सोर्स लगाया है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसी के अकॉर्डिंग जो हम ग्राफ बनाएंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए, हम यहाँ पे जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए
यहाँ पे वो ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जा रहा है। और यहाँ पे हम साइनोडॉयल सिस्टम एक ले रहे हैं जिस पे हम वायरिंग करेंगे और सप्लाई को दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दे रहे हैं। कोई सोर्स हमने अल्टरनेटिंग लगा दिया यहाँ पे। ये खोखला साइनोडॉयल सिस्टम हमने ले रखा है, ये अभी खोखला है। और इसके ऊपर हमने कॉपर की वायरिंग कर दी थी कंडक्टिंग बनाने के लिए। इसको कंडक्टिंग मटेरियल में लगा रखा है। कॉपर की वायरिंग हमने ऊपर से इसमें कर रखी है। कॉपर के तार से तार को इसमें हमने लपेट रखा है। ठीक है, ये खोखला है। इस जो ये खोखला सर्किट है और ये हमने सोर्स लगा रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये मान लिया है कि ये जो करंट हमने फ्लो कराएंगे वो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने करंट मान लिया है कि हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने एक मटेरियल ले लिया, कोई भी मटेरियल ले लिया। यहाँ पे हमने सॉफ्ट आयरन ले रखा है। ठीक है, हमने सॉफ्ट आयरन का मेटल ले लिया है। इस मटेरियल को हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, मतलब कि इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो जब ये मटेरियल इसके अंदर डाल देंगे तो क्या क्या इफेक्ट इसकी वजह से इस मटेरियल पे आएगा। जब हम अल्टरनेटिंग सोर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे इसके ऊपर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी पहले से जनरेट हो रखी होगी साइनसॉइडल सर्किट से। ये आपका मैग्नेटिक सर्किट होता है, तो ये आपको पता ही होगा कि एक डेवलप हो रखी है। एक ये जो सॉफ्ट आयरन है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पर डेवलप होगा। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इस मटेरियल पे, वो उसी की स्टडी करते हैं हम, तो उसी के बारे में बताया जाता है। तो जब हम कोई भी एसी सोर्स जो हम लिए हैं इसको, जब हम क्या करते हैं, जब हम इसको सप्लाई शुरू करते हैं। अच्छा, किसी भी चीज़ की हम जब सप्लाई शुरू करेंगे तो ऐसा तो नहीं हम तुरंत ही इसको सडन भी कहीं पे सडन भी वोल्टेज दे दिया जाता है, मगर यहाँ पे हम इसको धीरे धीरे वोल्टेज देंगे। कहने का मतलब कि पहले मैं इसको 2 वोल्ट देती हूँ, 2 वोल्ट देते हैं। जब हम 2 वोल्ट इसको सप्लाई देते हैं उस समय क्या होता है, हम देखते हैं ये जो ग्राफ इसको पहले देख लीजिए। यहाँ पे हमने इंटेंसिटी मान रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ये एक्स एक्सिस की तरफ, और हमने वाई एक्सिस की तरफ मान रखा है बी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। तो बिहेवियर कैसा होगा इस सॉफ्ट आयरन का, जब उसको हम इस एक मैग्नेटिक फील्ड सर्किट में हम डालेंगे, वहाँ पे ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है, और इसको डालने के बाद बिहेवियर क्या होगा उस चीज़ को हम चेक करते हैं BH कर्व के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब इसको डाला और इसमें हमने सप्लाई देना शुरू किया और करंट की बहने की डायरेक्शन में हमने उसको क्लॉकवाइज से रखा। तो जब हमने कोई सप्लाई नहीं दिया था तब तो वो 0 पोजीशन पे था, कुछ भी नहीं इसमें था। तो इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं। ठीक है, O मान लेते हैं। अब इसमें अब हमने धीरे धीरे सप्लाई देना शुरू किया। हमने पहले 2 वोल्ट की सप्लाई दी तो हमारी करंट बहना शुरू हुई, तो ये कुछ पॉइंट तक गई होगी, कुछ करंट बढ़ी होगी, तो हमने देखा थोड़ी करंट इस तरह बढ़ी। इसी तरह हमने सप्लाई और बनाना शुरू किया। हमने इसको 3 वोल्ट किया, फिर 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, ऐसे करते हुए हमने इसको 10 वोल्ट तक पूरी सप्लाई दी। 10 वोल्ट की जब हमको सप्लाई मिलती है तो ये हमारी जो आपका जो फंक्शन ये मटेरियल करेगा, उसको सप्लाई हम देंगे, इसमें 3 वोल्ट की सप्लाई देंगे, करंट जो फ्लो करेगा, तो जो मैग्नेटाइजेशन होगा इस मेटल का, मतलब कि आपका किसका होगा, जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसमें जो मैग्नेटाइजेशन होगा उस फिनोमेना को हम समझने की कोशिश करें कि कैसा मैग्नेटाइजेशन उस समय कैसा होगा। तो उस पीरियड में जब हम इसको सप्लाई देंगे उस समय करंट आपकी जो फ्लो करेगी वो, अब हम इसको 10 वोल्ट की पूरी सप्लाई देंगे, धीरे धीरे हम इसका वोल्टेज बढ़ाते गए हैं तो हमको फंक्शन कुछ इस तरह मिलता चला गया है। अब हमने इसको 10 वोल्ट की सप्लाई दी और उस समय हमको फंक्शन कुछ इस तरह मिला। मतलब हमने जब इसको 10 वोल्ट की सप्लाई दी, ये हमारी मैक्सिमम वोल्टेज थी, इस मैक्सिमम वोल्टेज पे हमारा करंट मैक्सिमम हो गया। करंट मैक्सिमम हो गया तो वो सिचुएशन
मतलब कि हमने जो सप्लाई पहले 2 वोल्ट से शुरू की और वो हमारी चलती गई और एक ऐसा सिचुएशन आया यहाँ पे 10 वोल्ट की पूरी सप्लाई जो हमने दे दी उसको, तो उस समय करंट हमारी मैक्सिमम हो गई। अब क्या वो कंडीशन देखिए यहाँ पे ग्राफ में, देखिए कंडीशन कैसे बन रही है। कंडीशन ऐसे बोल रही है कि उस समय जिस समय 10 वोल्ट की हमने सप्लाई दी, करंट हमारा मैक्सिमम, उस समय इंटेंसिटी जो आपकी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी मैक्सिमम हो गई और आपकी डेंसिटी भी मैक्सिमम हो गई। उस समय उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों चीज़ मैक्सिमम हो गई। ठीक है, जहाँ पे मैंने लाइन खींचा है उस समय ये दोनों चीज़ें मैक्सिमम हो गई। पर अब जब हमारी करंट यहाँ पे मैक्सिमम हो गई और हम यहाँ पे इसकी वोल्टेज को भले हम बढ़ा रहे हैं मगर फिर भी हमारी जो करंट है, और करंट को चाहे हम जितना बढ़ा दें, मतलब 10 वोल्ट भी इसको दे दिया तो करंट हमारी जितनी भी वोल्ट हुई हो, मगर हमारी इंटेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो कॉन्स्टेंटली आगे सीधी जा रही है, अब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये देखा गया कि एक मैक्सिमम वोल्टेज देने के बाद एक कोई मेटल हम लेते, कोई मटेरियल हम लेते हैं, कोई अभी हमको उसके बारे में जानकारी नहीं, मगर यहाँ पे क्योंकि हम मुझे बताना, तो हमने यहाँ पे खुद आपको बताया कि यहाँ पे हमने एक मैग्नेट रखा हुआ है, फेरो मैग्नेट मटेरियल रखा हुआ है। तो उस सॉफ्ट आयरन को हम लेके उसको अंदर डाल रहे हैं। यहाँ पे मुझे जानकारी है, मगर जहाँ पे जानकारी नहीं होती है, जो नहीं पता होता, तो हम वहाँ पे जब चीज़ें चेक करते हैं तो उस किसी मटेरियल को हम लेके उस मैग्नेटिक फील्ड जो हम बनाते हैं उसमें इंसर्ट जो हम करते हैं उसको रखते हैं, तो वहाँ पे इफेक्ट देखा जाता है कि उस मटेरियल के अंदर कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है अपने आप को मैग्नेटाइज करने की या अपने आप को मैग्नेट बनाने की। ठीक है, तो वहाँ उस समय जहाँ पे हमने सॉफ्ट आयरन ले रखा है वहाँ पे तो देखा गया कि हमने जब उसको वोल्टेज को बढ़ाया, मतलब हमने 110 वोल्ट तक हमने सप्लाई दी, करंट में मैक्सिमम की, मगर इंटेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ा, इंटेंसिटी हमारी कांस्टेंट चलने लगी। तो ये देखा गया कि जब हमारी इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट हो गया, वो भी क्या, वो मैक्सिमम अपनी लिमिट को ले लिया। तो इस कंडीशन को, जैसे ये जो कंडीशन है, इस पॉइंट को, इस जगह को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जब हमने देखा कि यहाँ से ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारी, वो हमारी क्या हो जा रही है, कॉन्स्टेंटली चलती चली जा रही है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं सैचुरेशन। इस कंडीशन को पर्टिकुलर जहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी खुद को मैक्सिमम हो गई है, वो मटेरियल अपना पूरी तरीके से अपने आप को मैग्नेटाइज कर लिया है, उसके बाद हम चाहे उसको कितना भी वोल्टेज दें, चाहे कितनी भी उसकी करंट को हम बढ़ाएं, वो मैटर अब अपने आप को मैग्नेटाइज नहीं कर सकता। मतलब कहने का, जैसे आपसे पूरा काम करा लिया जाए, आपकी पूरी एनर्जी यूज़ कर ली जाए, फिर मैं आपको चाहे कितना भी प्रेशर मारूँ, चाहे मैं कितना भी आपको फोर्स करूँ कि आप ये काम करो, आप वो काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप पूरे तरीके से अपनी एनर्जी को दे चुके हो या अपनी एनर्जी को खर्च कर चुके हैं। इसी तरह ये मेटल सॉफ्ट आयरन पूरी तरह से अपने आप को मैग्नेटाइज कर चुका है। जब ये पूरी तरीके से अपने आप को मैग्नेटाइज कर चुका है, तो उसके बाद हम चाहे इस पर कितना भी वोल्टेज अप्लाई करें, कितनी भी इसको करंट को बढ़ा दें, ये क्या होगा, अपने आप को मैग्नेटाइज अब नहीं करेगा, ना ही इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, ना ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बढ़ेगी। तो वो पूरा कंडीशन है कि ए से लेके आप हम छोटे से इस पॉइंट को हम अगर बी बोल देते हैं, ये फिनिशिंग पॉइंट नहीं है, मगर हाँ ये कॉन्स्टेंटली बढ़ता जाए। बस आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि ए से बी तक के जो रीजन होगा उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। ठीक है, उस जगह को, उस पर्टिकुलर रीजन को, यहाँ से लेके यहाँ तक के फेनोमेना को हम बोलते हैं सैचुरेशन। ठीक है, मतलब कि वो कंडीशन जहाँ पे वो मटेरियल, वो मैग्नेट जो सॉफ्ट आयरन को इसके अंदर डाला गया, वो पूरी तरीके से अपने आप को मैग्नेटाइज कर दिया है। ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं सैचुरेशन बोलते हैं, उस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम बोलते हैं सैचुरेशन। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा बोलने पे समझ आया करिए कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी देखी गई, मतलब कि इस मटेरियल को जो इसमें इंसर्ट किया गया है इस मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी जो प्रॉपर्टी, ये चीज़ जब इस फिनोमेना को देखा गया, तो इस फिनोमेना से कि ये जो स्टडी हमको मिली कि इस कांस्टेंट जब आने लगा, तो हमको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ तो हमें अभी मिली ही नहीं। तो इस फिनोमेना को, यहाँ सैचुरेशन की कंडीशन को हम इसमें डिस्कस नहीं करते, तो इस चीज़ को हटा दिया गया। तो वो कंडीशन, मतलब ए पॉइंट तक की सिचुएशन को हम डिस्कस करते हैं। तो अब ये सोचा गया कि ठीक है, चलो हमने मैक्सिमम
हम करंट दे के देख लिए। अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हम सप्लाई को रिवर्स करते हैं और उल्टा करते जाते हैं और देखते हैं कहाँ तक ये वर्क करती है। तो क्या किया गया, इसने क्या, उसी में क्लॉक पर ही डायरेक्शन में ही हमने क्या किया, करंट को डिक्रीज करना शुरू किया। मतलब कि जहाँ 110 वोल्ट हमने दे के उसको हायर मैक्सिमम करंट दे रखी थी, अब हम धीरे धीरे क्या करें, 110 वोल्ट को हम 100 वोल्ट पे लाने लगे, 90 वोल्ट पे लाने लगे, 80 वोल्ट पे लाने लगे, मतलब उसका पोटेंशियल गिराने लगे कि हमारी करंट इंक्रीज होना शुरू हो। तो अगर हम किसी चीज़ का पोटेंशियल गिरा रहे तो जिस पैरामीटर में वो जाना शुरू हुई थी, मतलब अगर जब हम बढ़ा रहे थे तो इस कंडीशन, ये पर्टिकुलर कंडीशन वो बढ़ रही थी आगे की तरफ, अब हम उसको घटा रहे हैं तो हमारे पास वो उल्टी कंडीशन में आनी चाहिए एकदम उसी तरीके से जैसे उसको बढ़ाया गया था। मगर देखा गया कि इस प्रैक्टिकली जब देखा गया तो ये देखा गया कि हमने इसके वोल्टेज को गिराना शुरू किया तो ये इसने दूसरा ही ट्रैक पकड़ लिया, ये दूसरे ही लाइन की तरफ जाने लगी और इसने कुछ दूसरा ही ट्रैक पकड़ लिया। मतलब एक मतलब फिगर आपको क्लियर करके दिखा दें कि इसने अपने आप को कैसे चेंज किया वहाँ पे। जब इसके पोटेंशियल को हमने गिराना शुरू किया तो पहले तो जब हम उठा रहे थे तो ये अपना यूँ जा रही थी और यूँ चली आई थी, ठीक है। हमने पोटेंशियल को जब बढ़ा रखा था, मैक्सिमम करंट दे रखी थी, तब ये हमारी इस तरह की आ गई थी। अब हम जब इसको घटाना शुरू किए तो हमको इस पॉइंट से पढ़ना है जो कि ए पॉइंट है, इसके बाद के जो ये इधर का रीजन है, सैचुरेशन है, इसको हमको नहीं स्टडी करना है, ठीक। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे ए पे जब ये पहुँचा तो वोल्टेज हमारा जो मैक्सिमम था इस ए पे, अब हम क्या किए, वोल्टेज को डिक्रीज करना शुरू किए तो करंट हमारी डिक्रीज होना चाहिए, करंट डिक्रीज होने लगेगी तो हमको क्या होना चाहिए, हमको इसी कंडीशन में वापस आना चाहिए। मतलब हमारे चलने का जो तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मतलब हमारे चलने का तरीका यही होना चाहिए, हमको उल्टा इसी डायरेक्शन में वापस आना चाहिए। मगर ऐसा हुआ नहीं, देखा गया कि ये मटेरियल जो मैग्नेटाइज हो रहा था वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज करके कुछ इस तरह का अपोजिट हो गया, कुछ इस तरह अपोजिट आने लगा और अपने आप को इस डायरेक्शन में ना लाकर अपने आप को जीरो ना करके ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी है वो अपने आप को जीरो नहीं की और यहाँ से एक अलग ही लाइन खींचती हुई चली आई इस तरफ उल्टे डायरेक्शन में। जब इसका हमने वोल्टेज कम करना शुरू किया, रिवर्स करना शुरू किया, तो इस कंडीशन में हमारा जो देखा गया कि इसमें हमको एक दूसरा फिनोमेना मिला। तो हमको ये जो पॉइंट मिला जो कि हमको आना चाहिए था जीरो पे, पर हम जीरो पे ना आके हम किसी और पॉइंट पे जा रहे थे, जिस पॉइंट को हम नाम देते हैं, मान लीजिए हम इसको नाम दे देते हैं स्मॉल ई, हम इसको नाम दे देते हैं स्मॉल ई पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे आके हमको ये देखने को मिला कि हमारी इंटेंसिटी जो थी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी वो तो जीरो हो गई, मगर डेंसिटी भी जीरो होनी चाहिए ना, क्योंकि भाई आपका जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के, अप्लाइड करंट के, अप्लाइड करंट के प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि आपका जो पॉइंट है जिस जब हमने करंट को डिक्रीज किया, वोल्टेज डिक्रीज किया तो जीरो पे आना चाहिए था, मगर देखा गया सिर्फ इंटेंसिटी जीरो पे देखी गई और जब हमको रिवर्स पे हम जब करें, वोल्टेज ड्रॉप हमने लगाया इसमें, तो देखा गया कि ये जीरो पे ना जाके एक दूसरी जगह पे जाके रुक गया। जिस पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी तो जीरो मिल रही है, इस पॉइंट से अगर हम देखें तो मगर जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आपकी ये है, ये जीरो नहीं मिल रही है, बल्कि मिलना हमें चाहिए था जीरो। पर अब हमारे पास दिक्कत आ गई, दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत ये आ गई कि भाई हमारा जब तक दोनों चीज़ें जीरो नहीं होगी तो कोई भी जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसमें मैग्नेटाइजेशन की पावर कितनी है कैसे पता चल पाएगा भाई। तो अब ये पता करने के लिए अब ये दिक्कत आ गई हमारे सामने कि अब इसको हम जीरो कैसे करें। तो ये जो रीज़न है आपका, मतलब कि यहाँ से कि यहाँ तक का ये जो रीजन है ये आपका कहलाता है क्या, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी इसको बोलते हैं, इस रीजन को, पर्टिकुलर रीजन को रिटेंटिविटी बोलते हैं। और अगर मोटे शब्दों में आप समझने की कोशिश करेंगे तो उसको वो क्या है, अगर मोटे शब्द में हम समझाने की कोशिश करें तो ऐसा पॉइंट, ऐसा रीजन जहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है पर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को जीरो नहीं किया जा रहा है, उस रीजन को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। उस जगह को, उस पोर्शन को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी, और उसी को हम बोल देते हैं और भी इजीली करने के लिए बोलते हैं हेस्टीसियस लॉस। लॉस क्यों बोलते हैं,
लॉस इसलिए हम बोल देते हैं यहाँ पे क्योंकि देखिए यहाँ पे अब जब आप देखिए इस फिनोमेना में अगर ये फिनोमेना हम किसी डिवाइस में लगाते हैं, इस मेटल को हम किसी डिवाइस में लगाते हैं, ठीक है। तो डिवाइस में जो हम इस मेटल को लगाएंगे तो अगर हम पहले सिचुएशन में हमने देखा कि इतना जो हमको यहाँ से यहाँ तक का इतना पोर्शन का एनर्जी लॉस हमको मिला है, ठीक है। अगर हम दोबारा से इसी डिवाइस यही मेटल को उसी डिवाइस में लगाकर इसी फिनोमेना पे हम इस डिवाइस को ऑन कर देंगे तो जो चीज़ हमारी जीरो से पहले शुरू हो रही थी तो हमको कहाँ पे सैचुरेशन मिल रहा था, सैचुरेशन का पॉइंट हमको कुछ यहाँ मिल रहा था, मतलब इतना पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन जो था हमारा इतना कवर हो रहा था, ठीक है। अब हमारा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, वो हमारा कहाँ स्टार्ट होगा, अब वो हमारा ई पॉइंट से स्टार्ट होगा। हम दोबारा इस डिवाइस में इस मटेरियल को लगा के ऑन करेंगे तो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होगी वो जीरो इनिशियल पॉइंट ना होकर हमारा ई रीजन होगा, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ई पॉइंट से स्टार्ट होगा। जब वो ई पॉइंट से स्टार्ट होगा तो सैचुरेशन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। सैचुरेशन जब जल्दी हो जाएगा तो इनके बीच डिस्टेंस जो होगा बहुत कम होगा। इसी फिनोमेना को हम कई बार करें, मतलब इसी डिवाइस को हम कई बार ऑन ऑफ करेंगे तो ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे आपका जो डिवाइस है पूरी तरह से सैचुरेटेड स्टेट में रहेगा और उस समय ये वर्क नहीं करेगा। तो ये एक इसमें डिफॉल्ट आ गया सिस्टम। इस मेटल को यूज जो हमने किया तो हमने देखा उसमें ये डिफॉल्ट दिखा हमको, क्या जो लॉस इसमें दिखने लगा। लॉस हमें क्या दिखा, और लॉस अच्छा खासा हमको एक लॉस दिखने लगा जिसको हम रिटेंटिविटी बोलते हैं। उस लॉस को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी, और उसको और शार्प करने के लिए हम उसको हैसियस लॉस भी बोलते हैं। तो ये एक तरह का कैसा फिनोमेना आया कि उस वो सिचुएशन, वो जगह जहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो तो हमारी क्या है, जीरो हो रही है, पर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी हमारी जीरो नहीं है। तो उस पूरे रीजन में जो लॉस हो रहा है उसको हैसियस लॉस, और उस पूरे रीजन को हम रिटेंटिविटी बोलते हैं, ठीक। अब इसको कम करने के लिए ये सोचा गया कि हम क्या करें, हम इस पूरे सिस्टम को ही चेंज कर दें। मतलब सिस्टम को चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि अभी हमने क्लॉकवाइज करंट को फ्लो कराया, फिर हमने उसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करंट को क्या किया, डिक्रीज करना शुरू कर दिया। अब हम क्या करें, उस डिक्रीज करंट को ही लेते हुए चले पर रिवर्स में, मतलब कि हम क्या करें, करंट की डायरेक्शन को हम क्या कर दें, चेंज कर दें। अब हम करंट क्लॉकवाइज ले जा रहे थे, अब हम करंट को एंटी क्लॉकवाइज ले जाएं। जब एंटी क्लॉकवाइज हम ले आएंगे करंट को, और करंट को एंटी क्लॉकवाइज भी ले जाए और डिक्रीजिंग पोजीशन में भी ले जाए, तो उस फिनोमेना में देखा गया कि आपका कुछ समय बाद जब हम इसको एंटी क्लॉक डायरेक्शन में लेते गए और उसको करंट को डिक्रीज भी करते गए तो देखा गया एक पॉइंट पे आके आपका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी जीरो हो गया। क्या देखा गया, एक पॉइंट पे आके मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी हमारी जीरो हो गई। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी उस पॉइंट पे आके जीरो हो गई, जीरो तो हो गई, पर अब क्या देखा गया, फिर अब अभी भी पूरी जब जीरो हो गई मगर उसके बाद भी उसके अंदर क्या थी, अब उसके बाद भी अभी हमारे पास जो चीज़ बची क्या थी, जो हम उसके मैक्सिमम निगेटिविटी हम उसको नहीं दे पाते, मतलब मैक्सिमम हम उसको मैक्सिमम निगेटिव में वोल्टेज अगर देंगे तो वो एक पॉइंट पे आके सैचुरेशन खुद ले लेगा। फिर एक सैचुरेशन वो ले लेगा। जब वो फिर एक सैचुरेशन ले लेगा तो फिर देखा गया कि ये फिनोमेना जो आपका जो पहले आ रहा था वही फिनोमेना रिवर्स होके भी आने लगा, किसमें, निगेटिव में भी। तो अब जो फिनोमेना आया, मतलब कि ये जगह, मतलब कि अगर हम इसको बोल दें आपका स्मॉल डी वाली जो पोजीशन है, स्मॉल डी जहाँ पे हम लिख रहे हैं ये पोजीशन स्मॉल डी वाली, स्मॉल डी से ओ तक का रीजन देखा गया कि इसमें भी सैचुरेशन हमको मिलने लगा। अब वो ये फिनोमेना सामने है कि इस चीज़ को हम कैसे दूर करें। तो पहले तो ये समझेंगे कि स्मॉल डी से ओ तक का रीजन, मतलब कि ये स्मॉल डी है और यहाँ से ओ तक का जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये रीजन में अब इस पूरे चीज़ को हमको इस जीरो तक लाना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन तो है नहीं। तो एक होता है इसके अंदर किसी भी जो आपका ये तो एक चीज़ और डेवलप होकर आपके सामने आती है, कोरेसिव फोर्स, जो अभी आपको नेक्स्ट में बताया जाता है। तो हैटिसियन लूप में ही वो हमको चीज़ मिलती है, कोरेसिव फोर्स, ठीक है। कोरेसिव फोर्स क्या करती है, कोरेसिव फोर्स मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को जीरो करती है। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो जीरो है वो तो जीरो है, इंटेंसिटी को जीरो करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करती है, जो उस मटेरियल के अपनी खुद का अंदर ऑब्जर्व किया हुआ रखा हुआ वो फोर्स होता है, उसके पास वो फोर्स होती है, जो क्या होती है, आपको मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को जीरो रखते हुए इंटेंसिटी को जीरो करने के लिए लगाई जाती है। उस फिनोमेना को तो ये रीज़न जो आपका हुआ है डी से ओ तक का, वो कोरेसिव फोर्स कहना है। कोरेसिव फोर्स क्या चीज़ है, डेंसिटी को जीरो करेगी और डेंसिटी जीरो होने पर मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करेगी। कब, जब मैग्नेट आपका डी मैग्नेटाइज की कंडीशन में होगा।
और रिटेंटिविटी क्या चीज़, दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, खाली समझने की बात है। रिटेंटिविटी मैग्नेटाइजेशन के समय होती है, जब मैग्नेट आपका मैग्नेटाइज कंडीशन में होता है, रिटेंटिविटी उस कंडीशन में होती है। उस कंडीशन में रिटेंटिविटी में आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को जीरो किया जाता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जब आपकी जीरो नहीं थी और इंटेंसिटी जीरो थी, उस फिनोमेना में जो लॉस होता है मैग्नेटाइजेशन के समय, वो रिटेंटिविटी कहलाती है। बुक में और डिफरेंट तरीकों से लिखा है, पर ये इजी समझ में आता है कि वो लॉस, रिटेंटिविटी क्या है, वो लॉस जिस समय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी जीरो रहती है और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जीरो नहीं रहती, उस बीच में जो रीजन हमको मिलता है, उस रीजन को हम रिटेंटिविटी कहते हैं और उसी रीजन को हम कहते हैं हेसिसियस लॉस। कौन सी कंडीशन में है ये आपकी है मैग्नेटाइजेशन की कंडीशन में। और कोरेसिव फोर्स क्या होता है, कोरेसिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जीरो होती है पर इंटेंसिटी को जीरो किया जाता है कोरेसिव फोर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका, और वो किस कंडीशन में मिलता है, डीमैग्नेटाइजेशन की कंडीशन में हमको मिलता है। ग्राफ थोड़ा सा सही प्लॉट नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे पेन से बनाना पड़ता है, तो प्लॉटिंग नहीं सही से हो पाती है। तो ग्राफ पीछे भी है, एक बार वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देंगे कैसे क्या चीज़ बताया जा रहा है आपको। तो ये आपकी ये रीज़न आपका कहलाया कोरेसिव फोर्स का, ठीक है। कोरेसिव फोर्स का रीज़न कहलाया, कोरेसिव फोर्स का रीज़न कहलाया, कोरेसिव फोर्स का कोरेसिव फोर्स कराया। और ये रीजन, जो ये वाला रीजन है, वो आपका रिटेंटिविटी या हेसिसियस लॉस भी उसको बोलते हैं। रिटेंटिविटी, 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 रिटेंटिविटी या हेसिसियस लॉस भी उसी को बोलते हैं, उसी रीजन को बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों होने के बाद जब ये देखा गया कि हमको जो इसको अब यही निगेटिव रिवर्स में ही हमने ये क्या हुआ, रिवर्ट में अपने आप को बढ़ाते हुए जाके ये इस लूप के साथ मिल जाता है। तो जाके जो ये लूप के साथ मिल जाता है, तो ये पूरा एक जो लूप आपके सामने बन के मिलेगा आपको, यहाँ पे मैं क्लियर करके बना दे रही हूँ उसको कि जो आपको लास्ट कंडीशन पे लूप मिलेगा वो कैसे मिलेगा आपको। वो पूरा ही लूप आपका कुछ इस तरह आपको दिखेगा। आप लोगों ने पहले देख भी रखा होगा, प्रोसेस समझने की बात है खाली, पहले भी आप लोगों ने ये चीज़ देख रखी होगी। इस तरह का एक फिगर आप लोगों ने देख रखा होगा, प्रीवियस ईयर में भी आप लोग को ये पढ़ाया गया है, हेसिसियस लॉ। अब मटेरियल में इसका यूज़ कैसे होता है, कि जानने के लिए क्या करते हैं, वही बस आपको बताया जा रहा है। प्रोसेस आपने समझ रखा होगा। तो ये पॉइंट ए अगर आप ले लीजिए, इसको स्मॉल ए ले लीजिए, ये पॉइंट आपका हो गया सी, स्मॉल सी इसको ले लीजिए, ठीक है। ये स्मॉल डी हो गया, ये इसको स्मॉल ई मान लीजिए, और ये हो गया स्मॉल के मान लीजिए, ठीक है। तो पहली बात क्या, ये पोर्शन जो सी से, और ये जगह ओरिजिन है इसकी, इसको ओ मान लीजिए, ठीक है। सी से ओ तक का पोर्शन क्या कहलाएगा आपका, रिटेंटिविटी या हेसिसियस लॉस, जो पहले बता दिए हैं आपको। रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, ठीक है। रिटेंटिविटी की हिंदी नहीं आती है हमें, रिटेंटिविटी कहलाएगा। और ये पोर्शन जो डी से ओ तक का है, स्मॉल डी से ओ तक का है, वो आपका कोरेसिव फोर्स कहलाएगा, ठीक है। कोरेसिव फोर्स, कोरेसिव फोर्स, कोरेसिव फोर्स, ठीक है। तो ये दोनों पोर्शन मैंने आपको समझा दिए कि ओ ये सी से लेके ओ तक का रीजन रिटेंटिविटी कहलाएगा, या हेसिसियस लॉस भी बोलते हैं इसी रीजन को, हेसिसियस लॉस भी बोलते हैं इसी को, ओएस लॉस भी बोल सकते हैं आप शॉर्ट में, ठीक है। इसके बाद कोरेसिव फोर्स मैंने आपको बता दिया, डी से ओ तक के रीजन कोरेसिव फोर्स कहते हैं।
एक बार और बताते हैं, रिटेंटिविटी क्या होती है? वो फिनोमेना जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो H है वो 0 हो, परंतु मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आपकी 0 ना हो। तो उस रीजन के उस C से लेके O तक का वो रीजन, ठीक है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं आपकी हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी 0 नहीं हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, उस पूरे रीजन को बोलते हैं रिटेंटिविटी, या इसको हर्ट्ज़ लॉस भी बोलते हैं, एक तरह से एनर्जी लॉस भी बोलते हैं, क्योंकि हीटिंग ऑब्जर्वेशन होता है इसमें, ठीक है। साइड में आपका एक चीज़ और मैं आपको ये बता, कोरेसिव फोर्स क्या कहलाती है, ये समझने के पेड़ है। बुक में जो चीज़ें लिखी हैं वो भी सही है, जो आपको बताई जा रही है वो भी सही है, बस वर्डिंग का फेर होता है समझने का, तो इसी वजह से आपको भी बता दे रहे हैं। कोरेसिव फोर्स क्या होगा आपका? वो फोर्स होगा जिस समय आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी तो 0 होगी मगर इंटेंसिटी 0 नहीं हो पाएगी। इंटेंसिटी को 0 करने के लिए उतना हमको इंटरनल फोर्स जो किसी भी मटेरियल के अपने खुद के पास होता है वो लगाता है रिवर्स में डीमैग्नेटाइजेशन के समय, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं कोरेसिव फोर्स, और जो मैग्नेटाइजेशन के समय लगाई जाती है उसको रिटेंटिविटी बोलते हैं। इतना आपको ये मैंने इसमें यही दो चीज़ें थी। अच्छा, अब एक चीज़ होती है आपको है हाइस्टेरेसिस लूप क्या कहलाता है? तो A से C, C से D, D से E, E से K और K से A, ये पूरा जो यहाँ से आपको दिख रहा है ये A से C, C से D, D से E, E से K और K से A, ये पूरा फिनोमेना जो आपको यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ये पूरा लूप कहलाता है, इसको बोलते हैं हाइस्टेरेसिस लूप। फंक्शन आपको मैंने बता दिया, तो अब ये पूरा फंक्शन समझाने का मतलब क्या था? मतलब अब इतना था कि कोई भी जो मटेरियल होता है उसके अंदर ये फिनोमेना को चेक किया जाता है। जैसे कि अब मैं अगर आपसे बात, कोरेसिव फोर्स भी मैंने आपको बता दिया है, नेक्स्ट स्लाइड में वही था कोरेसिव फोर्स। देखिए कोरेसिव फोर्स का वही चीज़ आपको बताएगी। कोरेसिव फोर्स यहाँ पे लिखा भी है, द मैग्नेटिक इंटेंसिटी नीडेड टू रिड्यूस टू 0 द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ अ फुल्ली मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। वही चीज़ आपको बता दी है कि जब कोई क्या कहते हैं, जब कोई भी मैग्नेट, कोई भी मटेरियल होगा वो अपने आप को पूरी तरीके से मैग्नेटाइज कर लेगा, पूरी तरीके से मैग्नेटाइज कर लेगा, उस समय इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होगी पर डेंसिटी 0 नहीं होगी। उसको वो फिनोमेना के बीच का जो पोर्शन होगा उसको 0 करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं, मतलब कि जो हम एक्सटर्नल फोर्स जो उनके पास होता है उसको लगाता है, उसी को हम बोलते हैं कोरेसिव फोर्स। सिंपल सीधी भाषा में ये है, यहाँ पर डिफिनेशन में भी यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। इसके साथ एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं आपको कि कोई मटेरियल की हम हाइस्टेरेसिस कर्व को, बेस कर्व को हम चेक क्यों करते हैं? चेक हम इसलिए करते हैं कि हम उस मटेरियल को मैग्नेट की तरह काम कराना चाहते हैं, इस वजह से हम उस चीज़ को चेक करते हैं कि हम उस मटेरियल को हम मैग्नेट की तरह काम कराना चाहते हैं, इस वजह चेक करते हैं। तो हम मैग्नेट की तरह काम कैसे कराएंगे, क्या क्या हम यूज़ करते हैं इसका? ठीक है, किसी मटेरियल को हम लेते हैं, इस फिनोमेना को हम BH कर्व को हम चेक करते हैं, परमेबिलिटी को हम चेक करते हैं, ठीक है। कोई भी मटेरियल होगा उसमें अगर हम मटेरियल प्रॉपर्टी को चेक करेंगे तो यही सब चीज़ चेक की जाती है, परमेबिलिटी, उसका BH कर्व क्या होगा। BH कर्व में सबसे पहले चीज़ हम जो चीज़ क्या करते हैं वो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमको बनाने हैं तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अगर हमको बनाना है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लेते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लेते हैं तो उसमें जब इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिटेंटिविटी चेक करेंगे। रिटेंटिविटी को हम चेक क्यों करते हैं, एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, स्लाइड को हम पीछे ले चले जाते हैं। रिटेंटिविटी को हम चेक क्यों करते हैं? रिटेंटिविटी हमारी क्या है? रिटेंटिविटी हमारी लॉस है। क्या, कौन सी लॉस है? हाइस्टेरेसिस लॉस है। तो अगर लॉस ज़्यादा होगा हमारे पास तो एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं अपनी, ठीक है। एनर्जी को हम वेस्ट लेते हैं। ट्रांसफार्मर हम लेते हैं, ट्रांसफार्मर में आपका BH कर्व को देखा जाता है कैसे? तो हम ट्रांसफार्मर में जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेके हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ किया जाता है उसमें, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में हम कौन सा मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं ट्रांसफार्मर में लगातार क्या होता है, लगातार वोल्टेज चेंज होता है। ट्रांसफार्मर हमारा लगातार वोल्टेज चेंज करता रहता है, ठीक, लगातार वोल्टेज को चेंज करता रहता है या कई तरह से कंट्रोल करता रहता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम इसी चीज़ को चेक करते हैं, BH कर्व को। तो वहाँ पे से हम ट्रांसफार्मर में अब हम
सॉफ्ट आयरन लगा दें और सॉफ्ट आयरन का कोई आयरन से बनी कोई डिवाइस लगाएं और अगर हम स्टील की डिवाइस ट्रांसफार्मर में लगा दें तो बेनिफिट हमको कहाँ मिलेगा, सॉफ्ट आयरन में हमें ज़्यादा मिलेगी क्योंकि वहाँ पे रिटेंटिविटी हमको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। वहाँ पे हमको रिटेंटिविटी कम मिलेगी और हमको क्या कहते हैं। और अगर हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील में हमको रिटेंटिविटी ज़्यादा मिलती है। कोरोसिव फोर्स को मैंने आपको बता दिया है कि कोरोसिव फोर्स में, और हमने ये भी आपको बता दिया है कि बीएच कर्व को हम किसी मटेरियल का बीएच कर्व हम चेक क्यों करते हैं कि हम उसकी रिटेंटिविटी को जज कर पाएँ कि उसकी रिटेंटिविटी कितनी है, उसमें कोरोसिव फोर्स कितना लगाया जाए। जितना कम रिटेंटिविटी होगी लॉस उतना कम होगा, लॉस कम होगा तो हम उस मटेरियल को एज ए मैग्नेट यूज़ कर सकेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर ज़्यादा पाई जाएंगी। मैग्नेट बनाने की जैसे मैग्नेट कैसे बनाएंगे, अभी मैंने आपको बताया कि मैंने आपको एक चीज़ बताया सेनोनाइडल स्ट्रक्चर हम जो तैयार करते हैं उसमें हम वायरिंग करते हैं कॉपर वायर की, फिर करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है ना, वो मैग्नेट की तरह काम करना चाहिए। बायो सावर्ट रूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर उसके अंदर एक हम सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, उसको डाल देते, वो तो मटेरियल है ना, उसको हमने डाल दिया सॉफ्ट आयरन कोर को। जब सॉफ्ट आयरन कोर जो मटेरियल उसको मैंने डाल दिया, अब वो मटेरियल अपने आप को पूरा मैग्नेट बना लेगा, पूरे तरीके से मैग्नेट बना, कैसे, मैग्नेटाइजेशन होने की वजह से। ठीक है, अब वो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है फिर डिमैग्नेटाइज हो रहा है तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टी कितनी मैग्नेट की आई, ये रिटेंटिविटी में हम चेक कर देते हैं। रिटेंटिविटी में हमको लॉस पता चल जाता है, लॉस जब हमको पता चल जाता है तो वही चीज़ हम उसमें चेक करते हैं। इसलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा मैग्नेटिक के अंदर, हमने मैग्नेटिक के अंदर आपकी मैग्नेटिक के अंदर दो प्रॉपर्टियाँ पढ़ ली। एक हमने पढ़ रखा आपका क्या, परमेबिलिटी पढ़ लिया, और दूसरा हमने बीएच कर्व की वर्क फंक्शन भी पढ़ लिया और कैसे वर्क फंक्शन करता है ये हम चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली। यहाँ पे देखिए बना भी हुआ, दोनों फिगर भी बनाया आपको, और रिलेशन भी बता दिया आपको कैसे रिलेशन इसको निकालेंगे, कैसे हम इसको चेक करेंगे, वो भी हम लोगों ने पता कर लिया। कैसे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है वो आपकी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी होती है, यहाँ पे पर और मैं आपको ये चीज़ दिखा दे रही हूँ, तो बता दिया है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी होगी वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगी। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी हम आपकी होती है 5/A के 5/A इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का Ni/L होता है, N और L नंबर ऑफ टर्न्स और L लेंथ हो जाता है कंडक्टर की, और H आपका अप्लाइड करंट की वो होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इन तीनों से हमको मिलता है आपको एक फिनोमेना कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H इंटू प्रोपोर्शनल टू I। इस फिनोमेना को हम यूज़ करते हुए एक साइनसोइडल सिस्टम लेते हैं। साइनसोइडल सिस्टम में हम एक मैग्नेट को, देखिए ये चीज़ बता दें, उसमें हम क्या लेते हैं, साइनसोइडल सिस्टम लेते हैं। उस साइनसोइडल सिस्टम में एक मैग्नेट को हम इंसर्ट करते हैं। उस मैग्नेट पे क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या इफेक्ट उस मैग्नेट पे आएगा जब हम वोल्टेज को अप करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे और डिक्रीज करते जाएंगे। तो उस अप एंड डाउन के कंडीशन में हमारा क्या किस तरह का कर्व तैयार होता है वो यहाँ पे आपको बता दिया गया है। ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीएच कर्व ये भी आपको बता दिया गया है। फंक्शन क्या होता है बीएच कर्व को हम यूज़ किस लिए किए, पता क्या है उससे हमने किया, पता हमने बस इतना किया कि कोई भी मटेरियल अगर बीएच कर्व में रिटेंटिविटी उसकी कम आती है तो वो मटेरियल बहुत अच्छा मैग्नेट बनने की कैपेबिलिटी रखता है। ये चीज़ आपको बतानी थी वो मैंने यहाँ पे, वो भी कोरोसिव फोर्स क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि कोरोसिव फोर्स क्या चीज़ होती है। कोरोसिव फोर्स को यहाँ पे मैंने बता दिया कि एक ऐसा फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जब आपकी जीरो हो और इंटेंसिटी को जीरो करने के लिए एक मेटल खुद लगाता है उस फोर्स को, तो उसको हम बोलते हैं कोरोसिव फोर्स। रिटेंटिविटी भी आपको बता दिया गया है, यहाँ पे वही चीज़ लिखा भी हुआ है। इसके साथ ही आपको एक चीज़ इसके साथ ही कोरोसिव फोर्स बताने के बाद अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी शुरू होगी, किसकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी इसी की शुरू होगी, मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में, मैकेनिकल प्रॉपर्टी तो आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के मटेरियल उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम आपको थोड़ा थोड़ा करके बता दे रहे हैं ये क्या क्या चीज़ होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर किसी मटेरियल की। तो एक चीज़ स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ ये होती है। पहले तो आपको देखिए होती तो प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं किसी भी मैकेनिकल
मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल में बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पर हमारे काम की ज़्यादा कुछ है नहीं, 2-3 हैं, वो हम आपको बता देते हैं। हमारे काम का स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ से देखिए मोटे तौर पे अगर हम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स की बात करेंगे, उन्हीं मटेरियल्स को लेके चलेंगे तो वहाँ पे उतना तो हम उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, उतना यूज़ उसका हम एज अ स्ट्रेंथ के रूप में उतना हम नहीं देखते हैं। पर यहाँ पे अगर हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो हम स्ट्रेंथ से आपको समझने के लिए तो बता दे रहे हैं कि मान लीजिए कोई 2 पिलर है, ठीक है, इस 2 पिलर हो चाहे 10 पिलर हो, किसी में पिलर हो, उसके ऊपर एक पुल तैयार किया जाता है। हमारी गोरखनाथ का पुल है, तो पुल ऐसे बना हुआ है, पिलर लगे हुए हैं, इसके ऊपर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ लोड डाल रहे हैं, इस पर कुछ ना कुछ लोड तो डाल रहे हैं ना, इस पर आपके द्वारा कुछ ना कुछ इस पर लोड पड़ रहा है। लोड एज अ सेंस आप इस पर फोर्स लगा कह सकते हैं, लोड एज अ सेंस आप इस पर स्ट्रेस कह सकते हैं, लोड एज अ सेंस आप इसको प्रेशर भी कह सकते हैं। जो भी लोड एज सेंस आप क्या कह सकते हैं, इसको प्रेशर भी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ फोर्स भी कह सकते हैं, स्ट्रेस भी कह सकते हैं। जिस फिनोमेना में आप उसको समझने की कोशिश करेंगे उसमें समझे स्ट्रेंथ की बस क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस पुल पे आपका भी लोड है, इस पुल का अपना भी लोड है, और उस सारे लोड को बैलेंस कौन कर रहा है हमारा, उस सारे लोड को बैलेंस कर रहा है हमारा कौन, उस सारे लोड को बैलेंस कर रहा है हमारा पिलर ही बैलेंस कर रहा है ना। कहने का मतलब कि आपका जो लोड है, मतलब कि आपका खाना, आपका पीना, आपका रहना, घूमना फिरना, ये सब का पैसे आपको पैसे लगते हैं, खरीदना है कुछ, ये सब का लोड कौन ले रहा है, मम्मी पापा ले रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसका स्ट्रेस कौन ले रहा है, मम्मी पापा ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपके मम्मी पापा की कितनी स्ट्रेंथ है, आपकी जो होल्डिंग शिपिंग है उसको लेने की, आपकी जो होल्डिंग शिपिंग उसको लेने की कितनी उनकी स्ट्रेंथ है, वही चीज़ बताया जा रहा है आपको कि इस पुल का कितना स्ट्रेंथ है कि वो एक्सटर्नल फोर्स को कितना अपने ऊपर बैलेंस कर सकता है। जैसे मम्मी पापा की कितनी कैपेबिलिटी है कि आपके एज यूजुअल जितनी भी खर्चे हैं उसको वो कब तक और कितना बैलेंस कर सकते हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे उसमें अगर आप मैकेनिकल उसकी भाषा में, इंजीनियरिंग की भाषा में पढ़िए तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स विदाउट ब्रेकिंग, मतलब कि बिना टूटे, बिना कितने समय तक उसके एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर सकता है, वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक, ये एक छोटा सा हो गया आपको स्ट्रेंथ क्या होती है किसी मटेरियल की। दूसरी चीज़ उसी में आ जाती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही आ जाती है आपके मटेरियल में कि इलास्टिसिटी क्या होती है। ये भी फिनोमेना बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा फिनोमेना नहीं, छोटा ही फिनोमेना है। इलास्टिसिटी आप सब लोग जानते होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत छोटे से एग्जांपल में जल्दी बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हर चीज़ से लोग समझाना जरूरी था और कोशिश कर रहा है मैंने कि वो समझ में आपको आ गया हो। पर अगर मे भी नहीं आता है तो जब आपकी क्लासेस होंगी तो उसको क्लियर करने की किया जाएगा, क्योंकि इस पर इतना ही हो सकता है। तो इलास्टिसिटी को आपको समझा दिया जाता है। सिंपल और सीधा फिनोमेना ये है कि किसी भी कोई ऐसा मटेरियल जिसको आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके ओरिजिनल शेप से हटाएं, और जब आप अपना एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं तो अपने ओरिजिनल शेप में दोबारा आ जाए। इलास्टिसिटी इतनी ही प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखता है। यहाँ पे इसकी एक और चीज़ को डिफाइन किया भी गया है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू regain its original shape after deformation when the external force are removed। मतलब जब एक्सटर्नल फोर्स को आप हटा देते हैं, मतलब जब एक्सटर्नल फोर्स आप हटा देंगे तब वो अपने ओरिजिनल शेप में दोबारा आ जाता है, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। दूसरे फिनोमेना में भी ये, दूसरे पॉइंट में भी यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिजरेबल फॉर द मटेरियल यूजिंग द टूल्स एंड मशीन। मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आप स्प्रिंग देखे होंगे, स्प्रिंग बहुत जगह लगी होती है, बहुत जगह गाड़ी वगैरह में भी आप देखे होंगे स्प्रिंग लगी होती है। स्प्रिंग होता है क्योंकि क्या होता है, जो वो अपना स्ट्रेच भी कर जाएंगे और फिर दोबारा से फोर्स जब उस पर हटाएंगे तो वो दोबारा से उसी पोजीशन पे आ जाएगी। यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है इलास्टिसिटी वाले में। थर्ड चीज़ आपको इसी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक और बता देते हैं, प्लास्टिसिटी क्या होती है। प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी में बस बहुत माइनर सा डिफरेंस है। इलास्टिसिटी में उस चीज़ को जिस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, जो भी मटेरियल है जिस पे, जैसे रबड़ हुआ, स्प्रिंग हुआ, जो भी आप चीज़ ले रहे हैं उस चीज़ पे आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं
उस फोर्स को लगाने के बाद आप उसे अगर हटाते हैं तो अपनी दोबारा से ओरिजिनल शेप में आ जाती है, वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, दूसरी प्लास्टिसिटी, आप उसी तरीके के किसी मटेरियल को ले रहे हैं पर आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और उसके ओरिजिनल जो शेप होता है उस शेप को आप क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। दोबारा से आप अपना फोर्स हटाते हैं उस पे से, वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आती। उसको ओरिजिनल शेप में लाने के लिए या तो उसे, जैसे मान लीजिए अच्छा चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। आपने कभी रेलवे ट्रैक देखा होगा, रेलवे ट्रैक देखा होगा, बहुत गांव में पहले ज़माने में बहुत गांव में लोग फन के लिए भी ऐसे भी कॉइन को रेलवे ट्रैक का जो पटरी होते हैं, रेलवे ट्रैक जो होती है उसकी जो पटरियाँ होती है लोहे वाली, उस पर रख देते हैं और फिर ट्रेन आती है और उस पर से चली जाती है तो वो चिपटी हो जाती है। तो ट्रेन का कुछ फोर्स था उस पर, वो अपने शेप को बिगाड़ देती है। अब हमको अगर उसको उसी चीज़ को, उसी चिपटे हुए कॉइन को हमको दोबारा से उसकी ओरिजिनल शेप में लाना हो तो हम क्या करेंगे, या तो हम उसको एक्सटर्नल फोर्स हम अपनी तरफ से लगा के पीट पाट के उसको लाएं, फिर भी वो उस शेप में नहीं आएगी जिसमें वो था। तो वही चीज़ होगी प्लास्टिसिटी की, आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बावजूद भी वो उस शेप में नहीं आएगी और उस शेप में नहीं आएगी। और इलास्टिसिटी में क्या होता है कि आप फोर्स हटा दीजिए खुद से, वो रिमूव होकर दोबारा उसी चीज़ में आ जाएगी। दोनों में बस माइनस यही डिफरेंस है कि इलास्टिसिटी में वही चीज़ आपकी फोर्स हटाने पे आ जाती है, इलास्टिसिटी में चीज़ नहीं आती। एक स्लाइड और है इसके बाद कि इसमें आपको थोड़ा सा बताया भी गया है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में डिफरेंस क्या है, बता दे रहे हैं हम भी आपको। इलास्टिसिटी मैंने आपको बता दी, ए मटेरियल डिफाइंड अंडर द स्ट्रेस बट देन रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप। ठीक, इलास्टिसिटी, deformation of the material undergoing the non-renewable change of shape in response to applied force। एक बार चेंज होने के बाद दोबारा से नहीं होगा। इसके बाद एक चीज़ और है, फाउंड इन द मोस्ट मटेरियल एंड इन अ जनरल इट इज़ गुड फॉर डिस्क्रिप्शंस फॉर द लार्ज क्लासेस ऑफ मटेरियल। परफेक्ट इलास्टिसिटी का कहने का मतलब, परफेक्ट प्लास्टिसिटी कहने का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू अंडरगो द इनरिमूवेबल डिफॉर्मेशन विदाउट एनी इंक्रीजिंग इन इंटरेस्ट एंड लोड। हार्डिंग कुछ भी नहीं होता, ये बहुत छोटा फिनोमेना होता है। नीडिंग द इंक्रीजिंग द हायर स्ट्रेस फॉर द रिजल्ट फर्दर द प्लास्टिक इज डिफॉर्म्स। बहुत आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। एक हम देख लेते हैं कि मटेरियल की क्या होती है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा, पहले आप देखेंगे कि स्टिकर्स एक आते थे बहुत पहले, जिसको आप थोड़ा सा जैसे बुक वगैरह पे लगे भी होते थे वो स्टिकर्स, उनको थोड़ा सा ऐसे हिलाइए डुलाइए इधर उधर करिए तो कई तरीके के रिफ्लेक्शन कलर्स उसमें दिखते थे हमको। नाम तो मुझे इसका नहीं याद पड़ रहा अभी, पर नाम नहीं याद पड़ा मुझे उसको, मगर वो अभी भी लगे हुए आते स्टिकर्स होते हैं वो, उनको थोड़ा सा इधर उधर हिलाइए तो वो कई डिफरेंट तरीके के कलर्स फिडअप करते हैं। इसके साथ ही अगर आप और थोड़ा सा अपने चीज़ों में आ जाइए मटेरियल्स को लेते हुए, तो आपने एलईडी का नाम सुना होगा। एलईडी टीवी आती हैं, जैसे एलईडी टीवी आती हैं, ठीक है। तो एलईडी टीवी आप लोग जानते हैं लिक्विड एमिटिंग डायोड की बात हो रही है। डायोड हमारा जो होता है सेमीकंडक्टर्स का बना होता है। सेमीकंडक्टर्स में हम सबसे अधिक यूज़ करते हैं जिसका सिलिकॉन या तो जेलेनियम का। ठीक, सिलिकॉन और जेलेनियम के अंदर भी क्रिस्टल संरचनाएं पाई जाती हैं। ये एक क्या है, एटॉमिक, एक होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक आपको होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इनके अंदर भी क्रिस्टल संरचना पाई जाती है। क्रिस्टल संरचना के अंदर आपका क्या आता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आती है उसके अंदर। उसी फिनोमेना में देखा जाता है कि वो किस तरह की लाइटिंग उनमें जनरेट होती है, या उस फिनोमेना वो कैसे उस फिनोमेना के अंदर हम स्टडी करते हैं कि उस मटेरियल के अंदर कौन कौन से कलर्स कौन कौन से कलर निकल सकते हैं, या क्या वो डिफ्लेक्शन दिखाता है। अगर उसके ऊपर हम एक मान लीजिए एक सेमीकंडक्टर मटेरियल ले रहे हैं, सिलिकॉन ही ले रहे हैं, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं और उस पर हम लाइट डालते हैं तो हम रिफ्लेक्शन और रिपल्शन इसका देखते हैं। तो ये फिनोमेना ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या आता है, और मटेरियल के अंदर इसको स्टडी करने के लिए हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, जो आपके कोर्स में नहीं है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इस वजह से आपको मैं बता भी नहीं रही हूँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ये प्योरली केमिस्ट्री के अंदर आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो वो आपका इंजीनियरिंग में कहीं भी ज़्यादा यूजफुल उतना नहीं होता है। स्ट्रक्चर यूजफुल है,
प्रॉपर्टियाँ यूजफुल है, स्ट्रक्चर को आप यूजफुल उतना नहीं समझिए, प्रॉपर्टी क्या उससे निकल के आती है वो यूजफुल होता है। तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर से ही हमको पता चलती है और उसी की स्टडी हम करते हैं। इसके बाद ये थर्मल प्रॉपर्टी, ये आपके लिए थोड़ी यूजफुल है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही यूजफुल है थर्मल प्रॉपर्टी, कि ये आपको हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, डिवाइस डेवलप करेंगे या हम किसी भी इलेक्ट्रिकल मटेरियल की स्टडी करेंगे, तो ये बना जो थर्मल प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सबसे पहले थर्मल प्रॉपर्टी को मैं आपको बहुत छोटे में बताना चाहूँगी कि क्या चीज़ होता है। ये थर्मल प्रॉपर्टी में आप हीट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहीं से थर्मल डेवलप हुआ है, हीट के बारे में पढ़ रहे हैं। हीट से अगर आप बात करें तो हीट हमें कहाँ से मिलेगी, क्योंकि किसी भी मटेरियल के अंदर हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक। ये हीट कहाँ से डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन की किस कंडीशन से डेवलप होगा, कोलिजन से। इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ेंगे तभी एनर्जी लॉस करेंगे, और जब एनर्जी लॉस करेंगे कोलिजन से होगा, ठीक है, कोलाइड करेंगे मतलब आपस में इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ेंगे तो एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस होगी तो वही एनर्जी लॉस हमें हीट के रूप में मिलेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई होगा हमारा, जिसको हम थर्मल प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ेंगे। बेसिक चीज थोड़ी थोड़ी आपको मैं थर्मल प्रॉपर्टी की बता दे रही हूँ आज आपको। थर्मल प्रॉपर्टी की हाउ डज, ये फर्स्ट चीज आपको बता दे रहा है कि हाउ डज द मटेरियल रिस्पॉन्स टू हीट, कैसे रिस्पॉन्स करता है मटेरियल को रिस्पॉन्स करेंगे। अच्छा, एक चीज और आपको बता दे रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन आपके मन से तो लड़ने वाले नहीं है, उनको कोई शौक तो लगा नहीं है कि लड़ लिया जाए चलो, तो एक्सटर्नल फोर्स तो आपको लगाना ही है, मतलब कि एक्सटर्नल चीज आपको देनी। जैसे आप देखिए, आप एक खाली पॉट ले लीजिए, मतलब दूध वाला बर्तन ही ले लीजिए, आप खाली ले लीजिए, उसको गैस पे रखते हैं, ठीक है, गैस को ऑन करते हैं, क्या दे रहे हैं आप उसको, एक्सटर्नल कौन सी चीज़ दे रहे हैं, आप हीट दे रहे हैं उसको, एक्सटर्नल हीट दे रहे हैं, ठीक है। कुछ समय बाद बर्तन पहले एकदम से हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है, जब उसको आप छुइए एकदम से गर्म रहेगा, ठीक है। गर्म हुआ कैसे कि वो जो उस मेटल का बना उसके अंदर जितने भी मतलब उस मेटल को बिल्डअप करने के लिए उसके अंदर जो मेटल से वो बना है, वो मेटल के अणु जो होंगे, छोटे छोटे जो अणु होंगे, वो क्या होंगे, हीट होंगे, अपने आप को कोलाइड करेंगे, एनर्जी लॉस है। उसी एनर्जी लॉस की वजह से हीट आपको चारों तरफ से गर्म बढ़ता दिखता है। ऐसे मटेरियल की बात करते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक मटेरियल तो इलेक्ट्रिक में तो हम जला तो देंगे नहीं रात को, करंट ही देंगे, करंट देंगे तो वोल्टेज देंगे, ये दो चीज़ देंगे ना। हम इलेक्ट्रिकल में क्या चीज़ पढ़ते हैं भाई, हम इलेक्ट्रिकल में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही पढ़ लेते हैं कि कहते हैं ना फ्लो। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, उसी इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ लेते हैं। तो जो हम इलेक्ट्रिकल में जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं आपका, तो हम क्या देंगे उसको, हम किसी भी मटेरियल को क्या देंगे, पोटेंशियल देंगे, मतलब कि हम उसको वोल्टेज देंगे या तो हम उसको करंट देंगे। हमने वोल्टेज सप्लाई की, जैसे हमने मान लीजिए मैंने कॉपर का वायर ले लिया, ठीक है, करंट सप्लाई कर दी, उस पर करंट सप्लाई हमने उस पर कर दी, वोल्टेज सप्लाई कर दी, और इलेक्ट्रॉन्स अपना आपस में कोलाइड करना शुरू कर दी, तो करंट तो फ्लो होगी ही, भाई, करंट तो फ्लो होना ही है। उसके बाद क्या होना है भाई, इलेक्ट्रॉन भी आपस में कोलाइड करेंगे, तो वायर को भी आप छू मत लीजिएगा, मगर कभी जैसे कभी स्विच है ऑफ करके भी देखिएगा, बहुत हीट, या आप अपना ये मोबाइल चार्जर देख लीजिए, मोबाइल चार्जर का जो चार्जर है, उसका जो ऊपर वाला चार्जर होता है ना, चार्जर में वायर के ऊपर वाला जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम को आप यही कभी भी बहुत गर्म हो जाता है, हीटेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई, क्या ऐसा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे तो एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस की वजह से हीट डेवलप होगी, उसकी वजह से टेम्परेचर हाई होगा, और जिसकी वजह से आपको वहाँ पे टच करने पर गर्म महसूस होगा। तो ये आपका हो गया। दूसरा चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। सेकेंड पॉइंट का आपका है हीट कैपेसिटी। एक चीज़ आपको ये दिखा दे रहे हैं, हीट कैपेसिटी कहाँ से है, यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक ये पॉइंट भी आपको क्लियर कर दिया जाता है। जनरली क्या बोलते हैं, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ऑब्जर्व द हीट, ठीक है। वो चीज़ आपको बता दी कि हीट ऑब्जर्व कैसे होगा, कैसे होने की वजह क्या है, होने की वजह ये है कि आप उसको वोल्टेज सप्लाई दीजिए, करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे, एनर्जी लॉस करेंगे, हीट डेवलप कर जाएगी। तो दोनों फिनोमेना आपको मैंने बता दिया इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के पर्पज से। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दे रही हूँ, क्वांटिटेटिव में द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज,
ठीक है। कैसे एनर्जी रिक्वायर्ड है, वोल्टेज बढ़ाते जाइए वोल्टेज, जितना वोल्टेज लगाए हैं किसी मटेरियल पे बढ़ाते जाइए वोल्टेज को, बढ़ाते जाइए। एक टाइम ऐसा आएगा कि वोल्टेज बहुत हाई हो जाएगा, आपके करंट बहुत मैक्सिमम फ्लो करेगा, उसी टाइम पे हीट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको वायर के ऊपर कभी बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है, मगर कभी कभी देखने को ऐसा मिल जाता है कि आपका वायर के ऊपर, ऐसा तो नहीं खाली वायर है कॉपर का तो रख देते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। आपने वायर देखा ही होगा कि रेड ब्लैक कलर के दो वायर जो आपको मोस्टली तार जो आप देखते हैं उसमें रेड और ये ब्लैक कलर की वायर ऊपर से कोटिंग होती है प्लास्टिक की। कभी कभी ऐसा होता है कि वो वायर ऊपर से पिघल जाते हैं, जो प्लास्टिक कोटिंग होती है वो पिघल जाता है, अंदर का कॉपर का तार नहीं पिघल जाएगा, वो कोटिंग पिघल जाएगी। क्यों पिघल जा रही है भाई, क्या हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा हम उसको क्या दे रहे हैं, वोल्टेज सप्लाई बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, करंट बहुत हाई हो जा रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कोलाइड ज़्यादा कर रहे हैं, हीट बहुत ज़्यादा हो जा रही है, जिसकी वजह से ऊपर का जो मेटल होगा आपका प्लास्टिक कोटिंग का वो पिघल जाएगा। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आपके अंदर ये चीज़ आ गई, दूसरा ये आ गया द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द इंक्रीज। थर्ड चीज़ कहाँ से, थर्ड चीज़ क्या है, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, ये तो हो गया ये वाला। फिर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला भी दे सकते हैं, सी को तो dQ/dt हम कर देते हैं। dQ/dt आप किसी भी उसमें देखेंगे जनरली आपको बताया है dQ/dt, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका Q हो जाएगा क्या, एनर्जी, इनपुट एनर्जी कितना आप दे रहे हैं, T होगा चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं वहाँ पे क्या होगा आपका, वहाँ पर आपको क्या देना है, वोल्टेज हाई करना है, तो आपका चार्जेस हाई हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर। एक चीज़ और है जो कंट्रोल करने के लिए बताई जाएगी आपको, नॉर्मली बताई जा रही है कि हीट कैपेसिटी को कंट्रोल करने के लिए दो मेथड यूज़ किए जाते हैं, हीट कैपेसिटी एंड दूसरा क्या जाता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, दो पे यूज़ किए जाते हैं, दो मेथड हम हीट को टेम्परेचर को क्या करते हैं, हीट कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए मेज़र करने के लिए, एक हम करते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे और दूसरा हम करते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक, अब इसको फिनोमेना मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ कैसे वर्क करेगा। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक, देखिए इसमें करना क्या है, तौर पे हम देखते हैं मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, तो हम उसमें ये लास्ट टॉपिक है आपका, लास्ट है, इसके बाद आपका सेकंड यूनिट शुरू होगा सेमीकंडक्टर। मोस्टली आप लोगों ने सेमीकंडक्टर पढ़ा भी होगा, तो ये आपका नेक्स्ट से शुरू हो जाएगा सेमीकंडक्टर। ये आपकी है 5th यूनिट है, आपका रिलेटेड है 5th यूनिट, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो आपके इसमें 3rd सेमेस्टर में न्यू इंक्लूड हुआ है सब्जेक्ट, तो ये आपका प्योरली इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट तो है नहीं, मगर इसमें क्योंकि हमको लोग को इसकी स्टडी इसलिए करनी है क्योंकि बिना मटेरियल की पहचान की, बिना उनकी प्रॉपर्टी को जाने हुए हम कोई भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को तैयार नहीं कर सकते। हमको उसको तैयार करने के लिए उसको जानना ज़रूरी है, इस वजह से मटेरियल की स्टडी कराई जा रही है आपको। ठीक है, उसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं उसकी, कि मटेरियल्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ मटेरियल्स कितने हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल क्या क्या है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम मटेरियल को डिफाइन कैसे करें, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये आपका लास्ट टॉपिक है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। इसके मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी मैंने आपको 3-4 प्रॉपर्टीज़ बताई हुई है, 3 तमाम 6 प्रॉपर्टियाँ मैंने आपको इसके अंदर बता दी है, केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, थर्मल मैंने भी बताया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, मतलब 6 प्रॉपर्टियाँ मैंने आपको इसके अंदर बता दी है। तो ये लास्ट टॉपिक का लास्ट है, इसको मैं आपको समझा दे रही हूँ कि हीट कैपेसिटी किसी मटेरियल के हम कैसे जानते हैं। 2 फिनोमेना यूज़ करते हैं, दोनों फिनोमेना को इंक्लूड करके एक साथ ही बता दिया गया है, एक साथ ही दोनों को मैंने बता दिया है यहाँ पे, ये एक साथ ही मैंने बता दिया है दोनों फिनोमेना को इंक्लूड करके। ठीक है, होता है क्या है आपका, एक हम ले लेंगे बीकर। ठीक है, बीकर में हम क्या करेंगे, बीकर में हम पानी भर देते हैं या वाटर को भी हम भर दे रहे हैं, पानी भर दे रहे हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद कुछ मेटल्स के टुकड़ों को हम उस बीकर में डाल देते हैं। ठीक, डाल देते हैं, ये एक खाली
आपको कैपेसिटी समझाने के लिए है, और ये कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करके नहीं है कोई चीज़, खाली आपको हीट कैपेसिटी समझाने के लिए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको हम एक ऊपर से उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम एक कांस्टेंट प्रेशर ऊपर से दे रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर उस बीकर को हम ढक दे रहे हैं और उस पर हम प्रेशर लगा रहे हैं। उसके ऊपर हम ना पानी जा पा रहा है ना वो मेटल तो आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो उस फिनोमेना में होगा क्या, ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इसमें बना भी हुआ है कि हमने एक बीकर लिया, बीकर में वाटर भरा है, कुछ मेटल्स के टुकड़े डाले हुए हैं और ऊपर से इसको हमने कवर अप कर दिया और उसको कांस्टेंट प्रेशर रखने के लिए ऊपर से इसको हमने किसी पर्टिकुलर चीज़ से कवर अप कर दिया, उसके ऊपर हम उसके प्रेशर को हमने बैलेंस कर रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको बता दें। जैसे थर्मल इंटरनल एनर्जी को स्मॉल ई से हम रिप्रेजेंट करेंगे, एच हो गया इंथैल्पी और टी हो गया टेम्परेचर, ठीक है, और आर आपका हो गया गैस कांस्टेंट, ठीक है। कुछ गैस तो उसमें लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपका लगेगा उसकी वजह से, उसको तो ऑक्सीजन वगैरह होता है प्रेशर, वो तो लगेगा इसमें। फिर हो गया आपका पी से प्रेशर को हम डिनोट करते हैं, वी से वॉल्यूम और डब्ल्यू से वर्क को हम डिनोट कर देंगे, ठीक है। होता है क्या है इस फिनोमेना में, जो आपकी होती है इंथैल्पी जो हमारी होती है, इसको हम ऐसे नोट करते हैं, वो हमारी होती है किसके बराबर, इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी मतलब कहने का आपका ये हो गया कि ये जो अंदर छोटे छोटे मेटल्स हमने डाल रखे हैं, मेटल के टुकड़े डाल रखे हैं, इनकी इंटरनल एनर्जी, ठीक है, वो बराबर किसकी होती है, वो इंटरनल एनर्जी और उस पर लगने वाला प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है, का जो इंटरनल एनर्जी होगी और इसके अंदर जो जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और साथ में जो हम वॉल्यूम को क्योंकि हमने कांस्टेंट कर रखा ना, ऊपर से हमने बीकर को क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो वॉल्यूम को भी कहीं ना कहीं हमने उसके कांस्टेंट कर दिया और प्रेशर को भी ऊपर से और उसका जो प्रेशर उसी प्रेशर पर हमने उसको रोक दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारा उसका उतना ही है और वॉल्यूम को भी हमने कांस्टेंट करें। तो हमने यहाँ पे दोनों ही, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दी कि यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ को बताया है आपको कि हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे और हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, दोनों पे मैं बता रही हूँ आपको। तो इस समय जो आपका होगा तो इंटरनल एनर्जी और प्लस जो यहाँ पे प्रेशर और जो वॉल्यूम है उसका क्या होगा, वो पूरा फिनोमेना आपका इंथैल्पी में आ जाता है। इंथैल्पी हमारी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी और प्लस प्रेशर और वोल्टेज का सम होती है, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ और देखेंगे, जब हम क्या करेंगे, जब हम प्रेशर को अब हम इसके कांस्टेंट करना शुरू जब हम कर दिए तो हमारा क्या देखा गया कि जब हमने इस बीकर से बॉल को थोड़ा उठाया तो हमने देखा कि हमने वॉल्यूम में चेंज लगाया, इससे हमको क्या मिला, वॉल्यूम में चेंज मिला। वॉल्यूम में चेंज मिलने की वजह से हमको क्या मिला, हमको उसमें इंथैल्पी में भी चेंज मिल गई हमको। तो हमको एक और चीज़ हमारा सामने जो गई डेल्टा इसको तो CP डेल्टा T मिला हमको। इसी क्रम में हम आगे बढ़ाएंगे और इसी में हम लोग देखेंगे जो डेल्टा ई हमको मिल रहा है, डेल्टा ई हमको क्या मिला है, इंटरनल चेंज इन एनर्जी मिल रही है, ठीक है। इंटरनल चेंज इन एनर्जी हमको किस पे मिल रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। उस समय क्या हो रहा है, उस समय हम उसका क्या कर रहे हैं, हम इसका जो हमारा टेम्परेचर उसको हम वेरी करा रहे हैं, वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को हम बढ़ा दे रहे हैं, टेम्परेचर को हम वेरी करा दे रहे हैं, कि यहाँ से हमको ये चीज़ मिली, ठीक है। इन्हीं दोनों ये जो हमको फर्स्ट चीज़ ये मिली और सेकेंड हमारी जो ये मिली, यही हमारी क्या होती है आपकी, अगर जो हम टोटल देखेंगे इसको सम ऐड करके देखेंगे तो CP इसका टर्म होता है CV + R, मतलब होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जो हमारा होता है हीट कैपेसिटी इन कांस्टेंट वॉल्यूम पे, प्लस हमको R जो मिलता है, R हमारा क्या यहाँ पे हो जाता है, गैस, कांस्टेंट गैस, मतलब उसके अंदर जो गैस होगी और प्लस जो हम कांस्टेंट प्रेशर पे अपना हीट रखेंगे और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे उसके बराबर होता है, ठीक है। कौन चीज़ होती है, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हीट कैपेसिटी और प्लस उसके अंदर ऑब्जर्व किया हुआ जो गैस है उसके सम के बराबर होती है। यही बनाना था, ये क्या कहते हैं मटेरियल का, कि हीट कैपेसिटी को हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे और वॉल्यूम पे ऑब्जर्व करते हैं। वॉल्यूम को हम कैसे अपना कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देंगे, प्रेशर हमारा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये फिनोमेना हम आपको यहाँ तक हमने बता दिया। इसके बाद अब आपका एक नया चैप्टर शुरू होगा। ये पूरा इंट्रोडक्शन आपका होल मटेरियल का हो गया है कि मटेरियल क्या है,
टाइप कितने हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टी के उस प्रॉपर्टीज़ के अंदर किस किस फिनोमेना को हम चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हो गया। ये पूरा कंप्लीट आपका मटेरियल इंट्रोडक्शन हो गया है। अब आपका नया चैप्टर शुरू होगा कल से, जिसका नाम होगा, जो नया चैप्टर आपको शुरू होने वाला है वो होने वाला है सेमी कंडक्टर्स। इसी को शुरू करेंगे। ये है आपका बेसिकली यूनिट 5 है, मगर क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो पिछले सेशन में आप लोगों ने सेमी कंडक्टर काफ़ी अच्छे से पढ़ा ही होगा, तो उसको इसीलिए पहले पढ़ाया जा रहा है कि उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, जैसे कि आप सेमी कंडक्टर जब पढ़ेंगी तो आप जो पिछला आपने पढ़ा है वो तो आपको पढ़ना ही है थोड़ा बहुत। इसके बाद आपको इंटीग्रेटेड सर्किट पढ़ना है, उसमें साथ में आपको ट्रांजिस्टर पढ़ना है। ट्रांजिस्टर भी मे भी आप लोगों ने पढ़ा हो, पर इंटीग्रेटेड सर्किट मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये चीज़ें हम लोग को पढ़नी है, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं, फिर ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। तो ये नेक्स्ट यूनिट में आपको पढ़ाया जाएगा। आज आपका यूनिट 1 का जो टर्म था वो ख़त्म हो गया है। थैंक यू।